So, hello Afnan, once again a very good morning to you. वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, एनुअल में मेनली दो चैप्टर हैं जो नए हैं, बाकी रिवीजन वाले तो आ ही रहे हैं। तो आज अपना ये दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फुल कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए भाई साहब, क्योंकि हेरिडिटी थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा उसके जो कॉन्सेप्ट थे बड़े ही कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाते हैं कुछ चीज़ें क्योंकि वो हमें फिजिकली दिखाई नहीं देती हैं। जैसे उसमें डीएनए है, जीन्स है, ये सब चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते। इसी वजह से बायोलॉजी थोड़ा सा टफ हो जाती है, उसको थोड़ा सा याद वगैरह करना पड़ता है, रटना पड़ता है। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें मज़े आएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें जो भी ये तुम अपने आसपास देखते हो, चीज़ों को पहले से जानते हो, तो इसको पढ़ना काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रहेगा। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं आज हमें यहाँ पे कौन से टॉपिक कवर करना है। चलते हैं भाई, ये चैप्टर नंबर 13 आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, जिसमें आज हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। इसमें हम लोग जानेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है, उसके बाद उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। और दूसरा देखेंगे फूड चेन्स एंड वेब्स। ठीक है, फूड चेन देखेंगे और फूड चेन का जाल देखेंगे। वेब मतलब क्या होता है, जाल। तो फूड चेन का किस तरीके से जाल बना होता है इसको देखेंगे। तो ये दो टॉपिक अपने आज होने वाले हैं, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी वीडियो में आ जाइए जिससे कि इकोसिस्टम का टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके। We have heard the word environment often being used on the television, in newspaper and by people around us। कह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में environment शब्द सुनते रहते हैं, कभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में रहता है, कभी न्यूज़ में चलता रहता है, जो मीडिया न्यूज़ होती है उसमें चलता रहता है, और कभी हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए में भी हम लोग इन्वायरमेंट का नाम लेते हैं। ठीक है, होता है इस तरीके से। Our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, and global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues। हमारे जो एल्डर्स हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो हमसे कहते हैं कि इन्वायरमेंट जैसा पहले था अब नहीं रहा, अब बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, अब बहुत से पॉल्यूशन हो गए हैं। ये सब हमारे एल्डर्स कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें हेल्दी इन्वायरमेंट में वर्क करना चाहिए। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में वर्क करने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूटेड वाटर है, वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट में वर्क करना चाहिए। ग्लोबल समिट्स ऑर्गेनाइज होती हैं जिसमें कई सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज आकर के आपस में चर्चा करते हैं कि कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, कौन सी इन्वायरमेंटल दिक्कतें हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सब चीज़ें जो दिक्कत पहुंचा रही हैं हमारे इन्वायरमेंट को, इससे किस तरीके से निपटा जाए। ठीक है, in this chapter we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं, वो एक दूसरे से किस तरीके से लिंक अप रहते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये इस चैप्टर में हम लोग देखने चल रहे हैं। तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट को हम लोग टच करेंगे। क्लियर? आते हैं अपने आज के फर्स्ट टॉपिक, इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है और उसके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। All organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as a physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अपने इस धरती पर, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, और इसके अलावा उसके आसपास जो फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती हैं, इंटरडिपेंडेंट रहती हैं, और इस तरीके से नेचर में बैलेंस बना होता है। कुछ इसी को हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक,
all the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने फिजिकल सराउंडिंग जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे पर डिपेंड होकर के अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। इससे क्या फॉर्म होता है? एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? क्लियर हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ह्यूमन बींग्स आ गए उसमें, और उनके आसपास जो फिजिकल सराउंडिंग है, ठीक है, जो जड़ पदार्थ हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, और इस वजह से ये क्या फॉर्म कर रही हैं? एक इकोसिस्टम को फॉर्म कर रही हैं। थस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हो गया? पहला हो गया बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें आ गए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स। और ये सब क्या हो गया? हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो क्लियर हो गया, इकोसिस्टम क्लियर हुआ कि इकोसिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट का क्या होते हैं। तो बायोटिक, अबायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स में तुम्हारा अबायोटिक में आ जाएंगे नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, सॉइल, मिनरल्स हो गए। तो ये सब तुम्हारे हो गए अबायोटिक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्रीज, flower bearing plants like rose, jasmine, sunflower and animals like frogs, insects and birds। कह रहे हैं जब किसी तुम गार्डन को विजिट करोगे, जब तुम किसी गार्डन को विजिट करोगे तो ये सब चीज़ें तुम्हें दिखाई देंगी। कभी तुम्हें ग्रासेस दिखाई देंगी, डिफरेंट प्लांट्स दिखाई देंगे, कुछ फ्लावर बियरिंग प्लांट दिखाई देंगे, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर होता है, जैस्मिन हो गया, रोज हो गया, ठीक है, और कुछ एनिमल्स दिखाई देंगे, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ये सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं, इनका ग्रोथ होता रहता है, और इनके जो ग्रोथ है, इनकी जो एक्टिविटीज है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स की, ये सब क्या होती हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके द्वारा अफेक्टेड भी होती हैं। समझ गए? ये प्लांट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये ऑर्गेनिजम्स हो गए, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जीवित हैं, ठीक है, इन पर कौन इफेक्ट डालता है? जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जो तुम्हारा टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, ये सब क्या करते हैं? इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, यही यहां पर बोला गया है, affected by the abiotic components of an ecosystem. So a garden is an ecosystem। तो गार्डन क्या है? एक इकोसिस्टम है, ठीक है। कैसे इकोसिस्टम है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, उन पर अबायोटिक कंपोनेंट्स द्वारा इफेक्ट भी देखा जा रहा है। इस वजह से क्या है? इस वजह से ये क्या है? एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है। तुम कहोगे कैसे सर जी? तो देखो, जो हमारे प्लांट हैं, ठीक है, प्लांट है, उनके बगल में ट्री है, उनके बगल में कोई मान लेते हैं बच्चा बैठा हुआ है, एक दूसरे से लिंकअप है ना, इन द सेंस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। कोई ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट क्या हुआ? वाटर। वाटर को हमने किस में डाला? मान लेते हैं प्लांट में डाला, तो प्लांट क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो वाटर एक अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो एक बायोटिक कंपोनेंट पर इफेक्ट डाला। अगर पानी डाल दिया तो प्लांट ग्रो हो रहा है, पानी न डालते तो वो खत्म हो जाता प्लांट। समझ रहे हो? बच्चा जो बैठा है वो भी पानी पर डिपेंडेंट है, पानी एक अबायोटिक कंपोनेंट है, उस पर क्या है? डिपेंडेंट है। तो देख रहे हैं ना, एक इकोसिस्टम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। गार्डन क्या है? एक प्रकार का इकोसिस्टम है। Other types of ecosystem are forest, ponds and lakes. These are natural ecosystem, while gardens and crop fields are human-made artificial ecosystem. तो कह रहे हैं दो प्रकार के इकोसिस्टम भी पाए जाते हैं। एक इकोसिस्टम जो नेचुरल है, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है। लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में गार्डन, जो गार्डन ह्यूमन ने बनाया, गार्डन जो है
ह्यूमन ने बनाया, क्रॉप फील्ड जो है वो ह्यूमन ने बनाया, तो ये हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा। एक्टिविटी खुद से थोड़ा सा रीड कर लेना, समझ लेना कि क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। पढ़ लेना, समझ लेना, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, कॉपी में लिखना, नहीं आता है तो फिर हम हैं। We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers. कह रहे हैं अर्लियर क्लासेस में हम लोग ये जाने हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर्स, दूसरा क्या है कंज्यूमर्स, और तीसरा है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, तो 3 प्रकार के हमको ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है देखते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन दियर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये देखने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम, मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जो क्या है, सस्टेनेबल है, जो सतत विकास कर रहा है, सस्टेनेबल है, ठीक है। क्रिएटेड बाय अस अबव, विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, which organism can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substance using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll। कह रहे हैं यहाँ पर हम ये समझने चल रहे हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्या होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि शुगर और स्टार्च जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का काम करता है, और किसकी हेल्प से, सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी की हेल्प से, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये करते हैं हमारे प्लांट। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। समझे, कुछ प्लांट और कुछ बैक्टीरिया जो सन की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं, स्टार्च और शुगर जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स कहेंगे, प्रोड्यूस करने वाले। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर दियर सस्टेनेंस, मतलब सस्टेन करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। इन प्रोड्यूसर्स पर, इन प्लांट्स पर, इन बैक्टीरिया पर डिपेंड होते हैं जो कि शुगर और स्टार्च को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं अपना, ठीक है। These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumers। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इन प्रोड्यूसर्स पर, इन प्लांट पर, इन बैक्टीरिया पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उनको हम लोग कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। प्रोड्यूसर्स क्लियर हो गया, जो कि सनलाइट की हेल्प से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, शुगर और स्टार्च को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। उन पर जो डिपेंड है, उन प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उनको हम लोग कंज्यूमर्स कह रहे हैं। कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। तो ये जितने वर्ड हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, अच्छे समझ रहे होंगे। हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी जो मांस वगैरह खाएं, ओमनीवोरस ऐसे जो दोनों खाएं, उनका दोनों तरफ चलता है, कभी सब्जी दाल खा लेंगे और कभी भाई साहब चिकन करी, ठीक है, समझ रहे हो ना। उनको हम लोग ओमनीवोरस कहेंगे। और पैरासाइट मतलब जो कुछ खाना वाना नहीं बनाते हैं, वो बस दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। प्लांट ने खाना बनाया तो उसी पर चिपके हैं, प्लांट ने खाना चुरा लिए, तो उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं।
कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स? तो ये काम कर लेना, जितने भी ये वर्ड हैं हर्बीवोरस डेफिनेशन लिख करके उनके 2-3 एग्जाम्पल, और कार्निवोरस डेफिनेशन लिखकर 2-3 एग्जाम्पल, और ओमनीवोरस पैरासाइट्स सबके डेफिनेशन विद एग्जाम्पल. Imagine the situation. Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. कह रहे हैं कि एक सिचुएशन इमेजिन करो, और ये इमेजिन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर काम हो रहा है. डिकम्पोजर्स की अभी डेफिनेशन बची हुई है, तो इसमें डिकम्पोजर्स ही बता रहे हैं इमेजिनेशन के बहाने. Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. कह रहे हैं कि तुमने एक्वेरियम साफ नहीं किया और कुछ फिश प्लांट्स क्या हो गए, मर गए, ईश्वर को प्यारे हो गए. भाई साफ नहीं करोगे गंदगी रहेगी, तो वहाँ पर फिश और प्लांट क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे. हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? क्या कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? The microorganisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of organism. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी जैसे, ये करते हैं जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करना शुरू करते हैं. ठीक है, उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में. These microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substance into simple inorganic substance that go into the soil and are used up once more by the plant. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उन डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं और वापस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, सॉइल एब्जॉर्ब करती है. उसके बाद प्लांट फिर से उसका एक बार यूज कर पाते हैं उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का. व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस? अगर मान लो कि ऐसे डिकम्पोजर्स रहे ही ना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे ही ना जो कि डेड बॉडी को क्या करें, ब्रेक डाउन करें, उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वापस कन्वर्ट करें, तो क्या होगा? बहुत ही खतरनाक दृश्य होगा वो, कि हर तरफ तुम्हारी डेड बॉडीज पड़ी हुई. ठीक है, इंसानों के साथ साथ जानवरों की, वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहे हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंगी खत्म हो गए हैं इस दुनिया से, तो क्या होगा, हर तरफ दिक्कत ही दिक्कत, हर तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध फैली रहेगी. विल द नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर? कह रहे हैं कि क्या सॉइल का नेचुरल रेप्लेनिशमेंट, मतलब ये जो डिकम्पोज हो रहा है सॉइल का, क्या हो रहा है, वो बार बार फ्रेश की जा रही है. क्या हो पाएगा ऐसा अगर डिकम्पोजर्स एब्सेंट हो जाएं? तो भाई साहब नहीं होने वाला. उसके बाद वापस से अपनी एक्टिविटी आती है, इसको कर लीजिएगा भाई. एक्टिविटी पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन इससे आ रहे हैं वो समझिएगा, कॉपी में करिएगा, नहीं आता तो फिर पूछिएगा. अब आज का अपना दूसरा टॉपिक. पहले टॉपिक में हम लोग इकोसिस्टम समझ लिए, इकोसिस्टम के 2 बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट समझ लिए, और उसके बाद हम लोगों ने हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और जाना किसको, डिकम्पोजर्स को. ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है फूड चेन्स एंड वेब्स. फूड की एक चेन होती है, हम लोग क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, प्रोड्यूसर्स पर कंज्यूमर्स डिपेंड होते हैं, और कंज्यूमर्स पर भी कोई ना कोई डिपेंड होता है, कहे ना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम लोग प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं. इन एक्टिविटी 13.4 वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर. दिस सीरीज और ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन. कह रहे हैं कि एक एक्टिविटी अभी हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक सीरीज है, एक ऑर्गेनिजम्स की सीरीज है जो एक दूसरे पर, वन अनदर पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर फीड कर रहे हैं. ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, देखो ट्रॉफिक लेवल की क्या दी है, डेफिनेशन दी गई है कि ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, ये जितने भी स्टेप हैं ये सब क्या हैं, ट्रॉफिक लेवल है.
ये फर्स्ट, ये सेकेंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल। देखो इसका क्या मतलब होता है, जैसे ये हिरण है, हिरण किस पे डिपेंड है, हिरण जो है वो डिपेंड है ट्रीज प्लांट्स पर, और ये जो अपना टाइगर है, चीता, ये डिपेंड है हिरण पे। इस तरीके से यहाँ पे देखो प्लांट, प्लांट को खाता है इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है ईगल। इस तरीके से इधर भी है भाई साहब ना भाई, इसी तरीके से सी वाले में भी हो रहा है, सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। द ऑटोट्रॉप और द प्रोड्यूसर, यहाँ पे देखो ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन दे रहे हैं। द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो ऑटोट्रॉप हैं, ऑटोट्रॉप का सिंपल सा मीन है कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उनको ऑटोट्रॉप कहते हैं। हेट्रोट्रॉप जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हेट्रोट्रॉप कहते हैं। तो लिखा है द ऑटोट्रॉप और द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेट्रोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स। तो ये ऑटोट्रॉप क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सोलर एनर्जी की हेल्प से, और उसको अवेलेबल कराते हैं कंज्यूमर्स के लिए, हेट्रोट्रॉप्स के लिए। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड। ये तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आ गया, तुम्हें बताया ना ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मतलब प्रोड्यूसर्स। उसके बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आता है द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोरस मतलब जो शाकाहारी हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको हम लोग सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे रखते हैं। स्मॉल कार्निवोरस और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स at the third, and large carnivorous or the tertiary consumers form the fourth trophic level। थर्ड पे तुम्हारे कार्निवोरस आ जाएंगे जो कि थोड़ा सा मांस खाते हैं, कार्निवोरस आ जाएंगे, और कार्निवोरस से ऊपर आएंगे जो इन कार्निवोरस को भी खा लेते हैं। ठीक है, कार्निवोरस के ऊपर फोर्थ हमारा आएगा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जो क्या करेंगे, इन कार्निवोरस, छोटे छोटे जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनको भी खा जाएंगे। ठीक है, तो वो फोर्थ। We know that the food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work. Thus, the interaction among various components of the environment involves a flow of energy from one component of the system to another. हम ये जानते हैं कि हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे पास क्या रहे, एनर्जी रहे। ठीक है, हमारे पास क्या रहे, एनर्जी रहे। 2 दिन तक खाना ना खाओ तो शरीर एकदम बेकार हो जाती है। ठीक है, और कुछ लोग एक टाइम खाना नहीं खाते तब भी दिक्कत हो जाती है। ठीक, कुछ लोगों के अलग स्टेमिना है, वो 2-3 एक दिन पूरा दिन नहीं खाएंगे तब भी उनके अंदर एनर्जी रहेगी। तो खाना हम किस लिए खाते हैं, क्योंकि एनर्जी रहे, क्योंकि क्या रहे, एनर्जी रहे। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का पास ऑन हो रहा है, एनर्जी का फ्लो चल रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो ऑटोट्रॉप हैं उनसे जो हैं कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस के ऊपर कार्निवोरस, कार्निवोरस के ऊपर लार्ज कार्निवोरस। तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स टू द वेरियस हेट्रोट्रॉप्स। एज वी हैव स्टडीड, द ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। कह रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑटोट्रॉप होता है वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करके, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी, ये दुनिया भर के दुनिया भर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे तुम्हें बताया कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन ऑटोट्रॉप्स में डिपेंड हैं। ठीक है, वो अपने आप कितना भी बड़ा आदमी समझें, ठीक है, बड़ा ऑर्गेनिज्म समझें, लेकिन वो इन ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड है। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेट्रोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। ऑटोट्रॉप्स से एनर्जी हेट्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स के पास, वो बैक्टीरिया और फंगी के पास जाती है। However, as we saw in the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again. ठीक है भाई, ऑटोट्रॉप से फर्स्ट
जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, फर्स्ट कंज्यूमर्स हैं, जो हर्बीवोरस हैं, उनके पास एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रही है। फिर उनके बाद कार्निवोरस के बाद एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो कह रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर में हम लोग ये जाने थे कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो वेस्ट चली जाती है, जो कि फिर से यूज़ नहीं की जाती है। The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that तो कह रहे हैं जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स टू वेरियस हेटेरोट्रॉप्स, इसमें कुछ स्टडी फाउंड की गई, कुछ मिला हमें। वो क्या है? द ग्रीन प्लांट्स इन अ terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy। जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट की सिर्फ 1% एनर्जी को कंज्यूम कर पाते हैं और उसी से अपना भोजन बनाते हैं। ध्यान रखो 1% एनर्जी का सिर्फ कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, तब जाकर के इतनी जनसंख्या को खिला पिला पाते हैं। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work and the rest goes towards growth and reproduction. जब ग्रीन प्लांट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा खा लिए जाते हैं तो बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ द हीट, ठीक है। कुछ अमाउंट एनर्जी का जाता है डाइजेशन के लिए, कुछ अमाउंट जाता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स में। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। कह रहे हैं लगभग 10% तक की एनर्जी उनके बॉडी में रहती है और उसको वो नेक्स्ट लेवल में पास करते हैं। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये 10% का एवरेज वैल्यू ऑर्गेनिक मैटर में होता है, जो कि अगले स्टेप को ये पास ऑन करते रहते हैं, ठीक है। अपने 10%। ध्यान रखना, पत्ती ने जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट जो हमारा प्रोड्यूसर्स थे, ऑटोट्रॉप्स थे, वो सिर्फ 1% ऑफ सनलाइट को कंज्यूम कर पाए जितनी उसकी पत्ती पर पड़ती है सनलाइट, ठीक है। उसके बाद जो हमारे फर्स्ट कंज्यूमर्स आए, हर्बीवोरस आए, उन्होंने जितनी एनर्जी कंज्यूम करी, जितनी भी एनर्जी का काम उनके हुआ, उसके पास 10%, उसकी अपने पास से 10% एनर्जी कार्निवोरस को देती है, उसके ऊपर वाले को। फिर इसी तरीके से 10% वो लोग बढ़ाते जाते हैं और एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे डेप्लीटेड होती जाती है, कम होती जाती है। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप्स। तो इसलिए एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है और तीसरे या चौथे स्टेप तक ही ये एनर्जी एग्जिस्ट कर पाती है। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 trophic level। कह रहे हैं ये जो एनर्जी का लॉस हो रहा है ये इतना ज़्यादा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 स्टेप में ही एनर्जी क्या होती है, लगभग ख़त्म हो जाती है। बहुत ही लिटिल अमाउंट बचता है यूजेबल एनर्जी का। There are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem। कह रहे हैं There are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem। कह रहे हैं कि लोअर ट्रॉफिक लेवल, लोअर सबसे नीचे का जो ट्रॉफिक लेवल होता है, जिसको हम लोग अपना ऑटोट्रॉप्स के भी नाम से जानते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर नंबर के हमको इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स काफ़ी ज़्यादा है। द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर। द लेंथ एंड, बस खत्म होने वाला है अपना, तो कंसंट्रेशन बना के रखो। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिजम्स इज जनरली ईटन बाई 2 or more अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इन टर्न आर ईटन बाई सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि जो फूड चेन है, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी करती है, बहुत ही ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तीन ऑर्गेनिज्म का कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं उसको, उसे खाते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमारा फूड चेन बनता है. So instead of straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. तो कोई स्ट्रेट लाइन फूड चेन की हम नहीं बना सकते हैं, इसमें वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है कि एक ऑर्गेनिजम्स पर कई ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट हैं, ठीक है. फिगर 13.3 में ये इस तरीके का कुछ दिया हुआ था, फिगर 13.3 ये वाला, ठीक है. तो यहाँ पर देखो वेब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. आगे चले. फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम फिगर 13.4 two things become clear. Firstly, the flow of energy is unidirectional. याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है. अगर इस तरीके से एनर्जी फ्लो कर रही है तो इसी तरीके से करेगी, ये नहीं कि इधर से आने के बाद फिर से एनर्जी वापस प्लांट के पास पहुंचने लग जाए, ठीक है. तो ऐसा नहीं होता, ठीक है. प्लांट को खाया हिरन ने, तो ऐसा नहीं कि हिरन को प्लांट खा लेगा, ऐसा नहीं. तो यहाँ पर लिखा फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल. द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivorous does not come back to autotrophs. कह रहे ऑटोट्रॉप्स जो 1% ऑफ एनर्जी सनलाइट से लिया था, ऐसा नहीं है कि वापस से सन को वो एनर्जी वापस कर देगा. या जो हिरन ने ऑटोट्रॉप को खा लिया, अब ऐसा नहीं हो कि ऑटोट्रॉप हिरन को खाएगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं यहाँ पे. As it moves progressively through the various trophic levels, it is no longer available to the previous level. जैसे ही एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो गई तो अब नीचे वाला जो एनर्जी का एनर्जेटिक बॉडी था वो खत्म हो जाएगा. Secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to loss of energy at each level. कह रहे हैं दूसरी बात ये है कि जैसे ट्रॉफिक लेवल पे हम प्रोग्रेस करते हैं वैसे एनर्जी जो है डिमिनिश होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है. Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. दूसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कह रहे हैं कि इस फूड चेन में किस तरीके से अनजाने में हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स चले जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. यू हैव रीड इन क्लास 9 हाउ वाटर गेट्स पोल्यूटेड. क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग कि किस तरीके से वाटर पोल्यूटेड होते हैं. वन ऑफ द रीजन्स इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट. एक इसका महत्वपूर्ण रीज़न है कि हम अपने खेतों में अपने फसल पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स डालते हैं जिससे कि पेस्ट ना लगें, पेस्ट ना लगें, कीड़े ना लगें हमारी क्रॉप्स को. लेकिन वो पेस्टिसाइड्स, वो केमिकल्स जो हम उस पर डाल रहे हैं क्रॉप्स पे, ठीक है, वो डायरेक्टली कंज्यूम किए जा रहे हैं प्लांट से, और प्लांट को जब हम खाते हैं तो भाई साहब केमिकल हमारे अंदर चला जाता है. These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies. या तो वाटर बॉडीज में ये केमिकल्स धुले जाते हैं, नदी, लेक, इस सब में, या फिर ये वॉश डाउन कर दिए जाते हैं वहीं सॉइल पर ही उसे हम धुलते हैं. फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स. वाटर और मिनरल्स के साथ साथ प्लांट क्या करता है, इन केमिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है. And from the water bodies, these are taken up by aquatic plants and animals. और यदि हम वाटर बॉडीज में धुलते हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो इनको कंज्यूम कर लेते हैं. दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच दे इंटर द फूड चेन. इस वजह से ये एक तरीका है, वन ऑफ द वेज बता रहे हैं कि इस तरीके से केमिकल्स जो होता है वो हमारे फूड चेन में आ गया. अब जितने लोग इसको कंज्यूम करते जाएंगे उतना वो पोल्यूटेड होते जाएंगे. एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल. ये जो केमिकल्स हैं ये डिग्रेडेबल नहीं है. दीज
गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ये क्या होते हैं, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वन ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ये क्या होते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। As human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies। कह रहे हैं जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स फूड चेन के टॉप पर आता है, वो किसी को भी चबा जाता है, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में इन केमिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको क्या हम कहें, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम पढ़े कि किस तरीके से जो केमिकल्स होता है वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। किस तरीके से केमिकल्स हमारे सॉइल में मिक्स होता है और जो प्लांट है वो अनजाने में मिनरल्स और वाटर समझ करके उसको अपने अंदर कर लेता है, और फिर वो हायर कंसंट्रेशन कहाँ पहुँचता है, हायर कंसंट्रेशन पहुँचता है ह्यूमन बींग्स के पास। तो इस फिनोमिना को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits and even meat contain varying amount of pesticides residue। कह रहे हैं तो इससे हम लोग देखते हैं, यही एक वजह है कि हमारे जितने भी अनाज हैं, जो भी मीट हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के हमको केमिकल के रेसिड्यू, केमिकल के बचे हुए भाग दिखाई देते हैं। They cannot always be removed by washing or other means। कह रहे हैं कि इनको हम लोग जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते कि वॉश कर दें, धुल दें तो सब केमिकल्स हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद वापस से एक्टिविटी 13.3 आती है हमारे पास, ठीक। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, 2 ठो इंटेक्स्ट भी हैं, 2 ठो अपने पास इंटेक्स्ट भी हैं। चलिए तो तुम्हारा काम बता देते हैं आकर के। यहाँ पर काम कुछ ऐसा रहेगा कि जितना पढ़ाया है उसकी प्रॉपर एक बार अच्छे से रीडिंग बिल्कुल करो, ठीक है। रीडिंग करना मत भूला करो भाई साहब, ईमानदारी पूर्वक रीडिंग किया करो। और उसके बाद जो भी तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ बताए हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, पेस्टिसाइड्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट्स, इन सब की डेफिनेशन, एक आध एग्जाम्पल। एक्टिविटी देखना है तुम्हें, एक्टिविटी समझो, उसमें अगर क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हो तो उसको सॉल्व करो कॉपी में, ठीक है। नहीं आ रहा है तो हमसे पूछना, ठीक है, लेकिन खुद से कुछ करो। उसके बाद अपने 2 इंटेक्स्ट हैं, इसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इतना सारा तुम्हारा काम रहेगा। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।